आज रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। सर ऑनलाइन वाला कर दूं? हाँ ऑनलाइन। क्या? हाँ अच्छा ये बताओ वर्ड्स विजिबल है? यस सर। चलो देखो, आज की क्लास में पढ़ना है हमें अबाउट फोर्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फोर्स की डेफिनेशन से। ओके, सो पहले मुझे सर ये थोड़ा बताओ, बड़ा कर दीजिए। अभी भी फॉन्ट फॉन्ट को इंक्रीज करना है। यस सर। 1 सेकेंड। वन सेकेंड। चलो मेरे ख्याल से अब सभी लोग आ चुके हैं ना। ओके, देखो नोट्स की जरूरत नहीं है, मैं नोट्स सेंड कर दूंगा, ठीक है, वैसे ही देख लो, ठीक है, नहीं उसकी जरूरत नहीं, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ओके, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो कोई बताएगा व्हाट इज फोर्स? पुश एंड पुल। एक इफेक्ट होता है जो पुश और पुल के फॉर्म में होता है, ठीक है। एक इफेक्ट होता है जो पुश और पुल के फॉर्म में होता है, ठीक है। अच्छा अब ये इफेक्ट है, इफेक्ट के साथ साथ और भी क्या चीजें हमें पता करनी है कि इफेक्ट होता है तो इफेक्ट से हमें क्या क्या, मतलब आप इफेक्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो व्हाट इफेक्ट तो होता है पुश और पुल के फॉर्म में, लेकिन ये हमें ऑब्जर्व कब कब होता है? मोशन करते।
हाँ देखो, बेसिकली इससे होता क्या है, फोर्स एक इफेक्ट है, फोर्स एक क्या है, एक इफेक्ट है। और ये इफेक्ट क्या करता है, 1 सेकेंड थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ आज चेंजेस हो रहे हैं इसमें, एक स्पेस पे स्टेशनरी नहीं रह रहा। ना इट्स फाइन, ठीक है। सो फोर्स क्या है, एक इफेक्ट है। इफेक्ट जो क्या करता है, आपने पढ़ रखा होगा फोर्स क्या, कौन सा इफेक्ट है, फोर्स क्या करता है, फोर्स क्या करता है, रुकी हुई ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका रुका हुआ है तो उसे क्या कर देता है, मोशन में ला देता है। ठीक है, रुका हुआ ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या कर देता है, मोशन में ला देते हैं। जैसे एक कोई व्हीकल है, व्हीकल को पीछे से लोग धक्का देते हैं, ठीक है, तो वो व्हीकल आगे मूव करने लगती है। ठीक, आ रहा है समझ में, तो रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला देता है, या फिर मूव करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसे स्टॉप कर देता है। ठीक है, और थर्ड कोई बताएगा मुझे, दो तो ये हो गए, रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला देगा या तो मूव करता हुए ऑब्जेक्ट को रोक देगा, थर्ड बताइए। जैसे कोई भी सब्सटेंस है तो अगर दोनों तरफ मतलब अट्रैक्ट करने का ये एक ही वो तो उसका जीरो हो जाता है, मतलब वो जिस जगह रहता है वहीं पे रह जाता है। हाँ, नेट फोर्स जीरो हो जाता है, ठीक है, वो बैलेंस फोर्स की बात आप कर रही हैं। और भी मैं इसके इफेक्ट बताता हूँ, इसके इफेक्ट क्या क्या है। पहला, पहला इफेक्ट है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ये वेलोसिटी को चेंज करता है, आइदर इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। सेकंड है चेंज इन शेप, चेंज इन शेप, इसकी वजह से शेप में चेंज आता है, शेप में चेंज, जैसे है आटा गूंथते हैं हम लोग, आटा गूंथते हैं तो फिर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसका शेप चेंज हो जाता है। आ रहा है समझ। थर्ड क्या है, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। तो फोर्स की वजह से हम ये थ्री वर्क्स कर सकते हैं। हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, यानी अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसे मोशन में ला सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी को स्टॉप कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं। आरएस रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं या मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। फोर्स की हेल्प से हम शेप चेंज कर सकते हैं, जैसे बलून होता है ना, बलून को दोनों साइड से प्रेस करो तो उसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, और चेंज इन डायरेक्शन, हम फोर्स की वजह से डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे एक मान लो व्हीकल जा रही थी या कोई भी एक स्टोन जा रहा था, कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा था, ठीक, इस तरह से मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था, तो आप यहाँ पे थे, आपने इसे क्या किया, एक रस्सी से बंधा हुआ था, ये एक रस्सी से बंधा हुआ था, एक रस्सी से इसे बंधा हुआ था, आपने इस तरफ फोर्स लगा दिया, इस तरफ फोर्स लगाने से हुआ क्या, ये इस तरफ रोटेट करने लगा। आ रहा है समझ, यस, ओके। और भी एग्जांपल्स आप लोग सोचिए, बताओ, और भी एग्जांपल बताओ, और क्या कर सकता है फोर्स। तुम लोग यहीं पे हो ना आज? अफनान, सालिम, यस सर। यहीं पे हो यस ना? सर। सर है तो यही। ऐसा तो नहीं नींद आ रही है और बस मतलब ज्वाइन कर लिया है? सर आज नहीं आ रही। आज नहीं आ रही, क्यों? आज सो गए अच्छे से। आज सो गए अच्छे से? अच्छा, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा फ्लो में आने देते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, चलो देखो। सो अभी तो हम जो बात कर रहे हैं वो फोर्स के इफेक्ट की बात कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि फोर्स देखो क्या कर सकता है, फोर्स वेलोसिटी में चेंज ला सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी सी चीज नहीं है वेलोसिटी में चेंज लाना। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग देखो कुछ ऐसा है कि मान लो हमारे पास एक इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स की वजह से क्या होगा, फोर्स की वजह से होगा कि हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर सकती है, इंक्रीज करके फाइनल वेलोसिटी हो सकती है 15 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी स्लोली स्लोली इंक्रीज कर सकते हैं। और यही नहीं, एक पॉसिबल रीजन तो ये है केस फर्स्ट, और ये भी पॉसिबल हो सकता है केस सेकंड भी हो सकता है कि मान लो हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी, 100 मीटर पर सेकेंड, और फोर्स लगा के हमने वेलोसिटी को, जैसे ब्रेक अप्लाई करते, तो ब्रेक अप्लाई करके हमने वेलोसिटी को डिक्रीज करके फाइनल वेलोसिटी को क्या कर दिया, माइनस, फाइनल वेलोसिटी को डिक्रीज करके हमने कर दिया 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज भी कर सकता है, वेलोसिटी को डिक्रीज भी कर सकता है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ऐसी थी और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या, तो यहाँ इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ डिक्रीमेंट हुआ, यहाँ इंक्रीमेंट, यहाँ डिक्रीमेंट। तो ये होता है चेंज।
अच्छा, जब भी आपको मैंने बताया था कि जब भी आपका वेलोसिटी में चेंज आएगा, चेंज इन वेलोसिटी जब भी आएगा, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब तुम एक लाइन और यहीं पे लिख सकते हो कि फोर्स causes एक्सीलरेशन, ठीक है। फोर्स की वजह से क्या होता है? एक्सेलरेशन। फोर्स की वजह से क्या होता है? एक्सेलरेशन। आ रहा है समझ में? तो जहां भी आएगा फोर्स वहां आएगा एक्सेलरेशन, ठीक। अच्छा, अब देखो, अब हम इसी में आ जाते हैं कि फोर्स एक्ट कैसे करता है, टाइप ऑफ फोर्स। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि फोर्स काजेस एक्सेलरेशन, यानी जब भी फोर्स लगेगा तब वेलोसिटी में चेंज आएगा, जब भी फोर्स लगेगा तब वेलोसिटी में चेंज आएगा, और जब जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तब एक्सेलरेशन होगा, यानी जैसे ही फोर्स आया वैसा ही एक्सेलरेशन आया, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो फोर्स का आना मतलब एक्सेलरेशन का आना, ठीक। फोर्स का आना मतलब एक्सेलरेशन का आना। तो क्या हम ये श्योरली कह सकते हैं कि देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जा रहा है तो वो मूव करेगी ही करेगी? ये श्योर है या नहीं है? यस सर। नो सर। नो सर, तो क्यों नो सर? दीवार पे फोर्स लगा के देख लो। ओके, ठीक है। सर अगर बैलेंस्ड फोर्स होगी तो नहीं मूव करेगी। ये रीजन है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि भाई देखो, फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेशन आता है, लेकिन ऐसा सिर्फ तब होता है जब ये फोर्स तुम्हारा अनबैलेंस हो। ये फोर्स कैसा हो? अनबैलेंस फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से हम तुरंत फोर्स के टाइप, यहाँ पे फोर्स के दो टाइप बना लेते हैं। एक फोर्स का टाइप हम बनाते हैं बैलेंस फोर्स, और एक अनबैलेंस फोर्स। एक बैलेंस फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो बैलेंस फोर्स किसे कहेंगे? बेसिकली ये सेट ऑफ फोर्सेस होते हैं। ये क्या होते हैं? सेट ऑफ फोर्सेस। कभी भी किसी एक ऑब्जेक्ट पर सिंगल फोर्स एक्ट नहीं करता, मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है कि ढेर सारे फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं। आ रहा है समझ में? जैसे अब बताओ, एक ऑब्जेक्ट को तुमने ऐसे, यहां से एक ऑब्जेक्ट लिया, अर्थ सरफेस था, अर्थ सरफेस से एक ऑब्जेक्ट लिया और इसे तुमने ऊपर की तरफ पुल किया, तो बताओ सिर्फ तुम फोर्स लगा रहे हो या फिर और भी फोर्सेस लग रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। सर और भी हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्सेस पे लग रहा है। एक तो तुम्हारा फोर्स हो गया F/U, ये तुम्हारा फोर्स हो गया, फिर एक तो ग्रेविटी की वजह से हो गया फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स हो सकता है विंड चल रही हो, विंड। फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा हो। नहीं, फ्रिक्शन नहीं आएगा, विंड फ्रिक्शन तो सरफेस से कांटेक्ट नहीं है। तो विंड एक फोर्स अप्लाई कर रही है इस पे, बहुत सारे फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे होते हैं। तो बैलेंस फोर्स बेसिकली होता क्या है? बैलेंस फोर्स सेट ऑफ फोर्सेस होते हैं, सेट ऑफ फोर्सेस, सेट ऑफ फोर्सेस। सेट ऑफ फोर्सेस का मतलब एक से ज्यादा फोर्सेस। समझ में आ रहा है? whose resultant जीरो, whose resultant is जीरो, जिसका रिजल्टेंट जीरो होता है, रिजल्टेंट जीरो होता है। और अनबैलेंस फोर्सेस कैसे फोर्सेस होते हैं? ये वो सेट ऑफ फोर्सेस होते हैं, सेट ऑफ फोर्सेस, सेट ऑफ फोर्सेस whose resultant does not equal to zero, whose resultant does not equal to zero। आ रहा है समझ में? अच्छा, अब इसका मतलब क्या है बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स का? देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, ठीक है। हमने इस तरफ से अप्लाई किया 5 न्यूटन, इधर से भी अप्लाई कर दिया 5 न्यूटन। अब बताओ ये ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा? कहीं भी नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं होगा। आ रहा है समझ में? ऑब्जेक्ट जहां पे था वहीं रह जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन जीरो आएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो आएगी, कहीं भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्सेस हैं, एक फोर्स ये F1, एक फोर्स ये F2, तो हम कहेंगे F1 एंड F2, F1 एंड F2 आर बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, ठीक है। F1 एंड F2 आर बैलेंस। अच्छा, तो अब अगर हमने इसी 2 kg के ऑब्जेक्ट पर इस तरफ से फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन का, और इस तरफ से फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन का, ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ नहीं रहेगा, अब ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर जाएगा, यानी एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे F1 एंड F2, F1 एंड F2 आर नॉट बैलेंस फोर्स, F1 एंड F2 आर नॉट बैलेंस फोर्स। आ रहा है समझ में? ठीक, नॉट बैलेंस फोर्स, तो ये कौन से फोर्स होंगे? अनबैलेंस फोर्स। कौन से फोर्स होंगे? अनबैलेंस। F1 एंड F2, F1 एंड F2 आर अनबैलेंस फोर्स।
नॉट बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस। आया समझ में? ये तो हो गया बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में। अच्छा, हमें पता है कि देखो यहाँ पे रिजल्टेंट जीरो हो जाता है, यहाँ पे रिजल्टेंट जीरो हो जाता है, तो आप रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कैसे करोगे? 5 न्यूटन में से 5 न्यूटन माइनस कर दोगे, कहोगे रिजल्टेंट आ गया 0। और यहाँ पे कहोगे 10 न्यूटन इस तरफ है और 5 न्यूटन इस तरफ, 10 न्यूटन में से 5 न्यूटन सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन, यानी रिजल्टेंट आया 5 न्यूटन इस डायरेक्शन। आया समझ में? तो हम इसलिए कहते हैं, देखो अब रिजल्टेंट जो हमने कैलकुलेट किया है, अगर मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन कह देता हूं कि देखो हमारे पास मान लो 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आपने 5 न्यूटन का फोर्स इधर भी लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स इधर भी लगाया, ठीक है, तो बताओ रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स, हाँ रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो 5 + 5 हो जाएगा, 10 न्यूटन। यही तो हो जाएगा। आ रहा है समझ में? देखो यहाँ पे भी 5 न्यूटन अप्लाई किया गया था, यहाँ पे भी 5 न्यूटन अप्लाई किया गया था। एक प्लेस पे रिजल्टेंट हमारा 0 आ रहा है, एक प्लेस पे रिजल्टेंट हमारा 10 आ रहा है। ऐसा क्यों? तो क्योंकि उसमें ऐसा इसलिए opposite कि हाँ रिजल्टेंट जो होता है डायरेक्शन डिपेंडेंट है, रिजल्टेंट जो है डायरेक्शन डिपेंडेंट है। रिजल्टेंट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें नॉर्मल अलजेब्रा नहीं लगेगी, उसमें वेक्टर अलजेब्रा लगेगी, वेक्टर अलजेब्रा। बताया था ना डिफरेंसेस मोशन में, वेक्टर अलजेब्रा अप्लाई हो। इसलिए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन को और क्या बोलते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स की एसआई यूनिट आपकी न्यूटन है। और फोर्स की सीजीएस यूनिट कौन सी है? डाइन। डाइन। आ रहा है समझ में? सीजीएस का मतलब समझते हो? तो सीजीएस क्या होता है? सीजीएस का मतलब ये होता है, देखो एसआई में क्या कंसीडर किया था, फंडामेंटल यूनिट्स जो होती है ना, फंडामेंटल, देखो एसआई सिस्टम का मतलब क्या है? एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स जो होती है ना, फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं? जैसे तुम्हारा लेंथ है, मास है, लेंथ है, मास है, और उसके बाद टाइम है। ये 3 बेसिक है, और भी है, और भी सारी चीजें, लेकिन 3 बेसिक है। लेंथ, मास और टाइम को क्या किया जाता है? इसको मेजर किया जाता है मीटर में, इसको मेजर किया जाता है केजी में, इसको मेजर किया जाता है सेकंड में। तभी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाती है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से तुम्हारा फोर्स क्या आ जाता है? फोर्स आ जाता है ma, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास आ गया तुम्हारा केजी में, केजी, और एक्सेलरेशन आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये इसकी एसआई यूनिट आती है। लेकिन अगर आप बात करते हो सीजीएस सिस्टम की, तो सीजीएस सिस्टम में जो लेंथ है, लेंथ और मास है और टाइम है, ये बेसिकली देखो ऐसे मेजर किया जाता है। लेंथ मेजर किया जाता है तुम्हारा किसमें? लेंथ मेजर किया जाता है यहाँ पे तुम्हारा सेंटीमीटर में, मास मेजर किया जाता है ग्राम में, टाइम मेजर किया जाता है सेकेंड में। आ रहा है समझ में? तो एक्सेलरेशन की सीजीएस यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन की जो फोर्स की यूनिट आएगी, फोर्स की सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया समझ में? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? टाइम। क्लियर हुआ? यस सर। एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम समझ में आया? ठीक है। Yes, हम लोग sir. यूज क्या करते हैं? हम लोग यूज करते हैं एसआई सिस्टम। ठीक है, यूज क्या करते हैं? एसआई सिस्टम, यानी हमेशा मास रखना है, केजी रखना है, और ये ठीक है। अब ये हो गया, अब आगे मूव कर जाते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने ये पढ़ लिया अबाउट बैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस। हमने ये कहा कि देखो फोर्स क्या करता है, फोर्स क्या करता है? फोर्स क्रिएट करता है एक्सेलरेशन, फोर्स क्रिएट करता है एक्सेलरेशन। लेकिन याद रहे ये कौन सा फोर्स एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा? जो भी फोर्स एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा वो अनबैलेंस होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स ही एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, बैलेंस फोर्स एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं करता। आ गया समझ में? यस सर। हाँ, Yes, तो sir. एक्सेलरेशन का मतलब ये याद रखना कि एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी में चेंज होता है। ठीक है, तो यानी अनबैलेंस फोर्स अगर अप्लाई करोगे तो वेलोसिटी में चेंज आना जरूरी है।
वेलोसिटी में चेंज का मतलब क्या है? वेलोसिटी में चेंज का मतलब ये हो जाता है कि ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो मूव करने लगेगा, या मूव कर रहा है तो रुक जाएगा। रुकना जरूरी नहीं है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, मूव कर रहा था तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करना भी चेंज, मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करना भी चेंज। इवन डायरेक्शन का चेंज होना भी वेलोसिटी का चेंज होना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड स्ट्रेट लाइन मोशन। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? और दूसरा कांस्टेंट स्पीड, तो फोर्स की वैल्यू 0 होगी। कांस्टेंट स्पीड सर्कुलर मोशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स? बताओ, अब बताओ। पहले केस में 0। पहले केस में फोर्स की वैल्यू 0 होगी, चलो करेक्ट है, क्योंकि अगर कांस्टेंट स्पीड है इसका मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, और अगर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक, फोर्स की वैल्यू 0 है, नेट फोर्स 0 होगा। सेकंड केस में आ जाओ, सेकंड केस में बताओ। कुछ वैल्यू इसमें भी 0 होगी कांस्टेंट स्पीड। इसलिए नहीं मैंने सर, बोला इसमें 0 नहीं होगी, तीनों पॉइंट हमें डायरेक्शन याद बदली रखना है। है। हाँ, तीनों पॉइंट हमें याद रखना है। ये देखो कि फोर्स क्या कर सकता है, वेलोसिटी में चेंज कर सकता है, फोर्स क्या कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखो इस वाले केस में, देखो सेकंड केस में, सेकंड केस में पहले ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या है, इस वाले पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन देखो क्या है, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये है, और इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल चेंज, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल चेंज, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल चेंज। इसका मतलब क्या है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल चेंज, इससे क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल चेंज हो रही है तो कांस्टेंट स्पीड होने के बावजूद भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मस्ट है क्या, मस्ट है एक्सीलरेशन हो रहा है, और अगर एक्सीलरेशन हो रहा है तो मस्ट है फोर्स लग रहा होगा। फोर्स डज नॉट इक्वल टू 0, यानी फोर्स यहाँ डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। आया समझ में? तो आप ये कह सकते हैं कि देखो अगर आपको स्ट्रेट लाइन मोशन करना है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स 0 हो, लेकिन सर्कुलर मोशन बिना फोर्स अप्लाई किए नहीं लगा सकते, सर्कुलर मोशन बिना फोर्स अप्लाई किए नहीं लगा सकते। ठीक है, सर्कुलर मोशन कराने के लिए तुम्हें एक फोर्स अप्लाई करना होगा जो टुवर्ड द सेंटर होगा, एक फोर्स अप्लाई करना होगा जो टुवर्ड द सेंटर होगा। और वेलोसिटी कहाँ होगी? वेलोसिटी होगी इसके परपेंडिकुलर, इस टेंजेंशियल होगी, टेंजेंशियल। ठीक, तो वेलोसिटी ये हो गई, फोर्स ये हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। हमने डिस्कस किया था मोशन वाले चैप्टर में कि सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होता है, या जो भी फोर्स की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा, फोर्स कह लो या फिर एक्सेलरेशन कह लो, फोर्स और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है ऑलवेज। ठीक है, फोर्स क्या है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, बिकॉज जिधर रहेगा फोर्स उधर रहेगा तुम्हारा एक्सेलरेशन। ठीक है, आया समझ में? बोलो। यस सर। सर एक बार समझा। क्या चीज समझा दें एक बार? ये फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर जो है, सर्कुलर मोशन सर। सर्कुलर मोशन में मैंने ये कहा कि देखो स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन चलो स्पीड कांस्टेंट है तो डायरेक्शन तो बदल रही है ना, हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट मुड़ रहा है ना बार बार। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम कह देते हैं वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाती है बाय चेंजिंग डायरेक्शन ओनली। सिर्फ डायरेक्शन भी अगर आप चेंज कर दो ना तब भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड को आपने कांस्टेंट रखा है। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी का चेंज होना मस्ट है कि एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी का चेंज होना इंडिकेट करता है कि एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन आ गया तो एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब कोई अनबैलेंस फोर्स होगा। तो सर्कुलर मोशन में अनबैलेंस फोर्स होना लाजमी है, मस्ट है, आता ही है अनबैलेंस फोर्स। और वो अनबैलेंस फोर्स कहाँ होता है, अनबैलेंस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड सेंटर। अनबैलेंस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अनबैलेंस फोर्स डज नॉट इक्वल टू 0 टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर। आया समझ में?
तो सेंटर की तरफ होगा, वेलोसिटी इस तरह से परपेंडिकुलर है, तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में ऑलवेज 90 डिग्री होगा, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री। अब जिस तरफ फोर्स उसी तरफ हमारा एक्सेलरेशन भी, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में भी 90 डिग्री होगा। नहीं आया समझ में अब? सर आया है नहीं? अभी इस पे आइए। क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, इस पे ढेर सारा क्वेश्चन लगाना है आज। चलो देखो, ये हो गया। अब मूव कर जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। तो हमने अभी डिस्कस किया, हमने कहा कि देखो ऐसी बात है कि जब तक तुम कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं अप्लाई करते, ठीक है, जब तक कोई तुम फोर्स अनबैलेंस फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते, तब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा, तब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा। सो अगर तुम्हारे फोर्स, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम फोर्स की वैल्यू जीरो करें, फोर्स की वैल्यू क्या करें, जीरो करें, नेट फोर्स की वैल्यू जीरो, नेट फोर्स की वैल्यू जीरो करें, देन एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होगा, जीरो। अच्छा, एक्सेलरेशन जीरो होने का फिजिकल मीनिंग क्या है? एक्सेलरेशन जीरो होने का फिजिकल मीनिंग है कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज जीरो, वेलोसिटी चेंज जीरो, वेलोसिटी चेंज जीरो। अच्छा, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब जीरो, वेलोसिटी चेंज जीरो होने का क्या मतलब है? वेलोसिटी आपकी इंक्रीज नहीं कर सकती, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज नहीं करेगी, ये होता है वेलोसिटी चेंज जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो इसका क्या मतलब है? अगर ऑब्जेक्ट जीरो वेलोसिटी पे है, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है? अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, तो एट टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो ही होगी। आया समझ में? ये केस फर्स्ट है आपका। केस फर्स्ट का मतलब अगर आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो तो। अच्छा, केस सेकेंड क्या है? क्या होगा अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था? इनिशियल में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो फिर ऑब्जेक्ट अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा, ऑब्जेक्ट अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा, क्योंकि उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होना है, एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। आया समझ में? एंड दिस इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। आ रहा है समझ में? टोटल कितने लॉ है? टोटल 3 लॉ है। कौन कौन से? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। और हर लॉ से हमें कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिलेगा? इनर्शिया, अभी हम पढ़ेंगे इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें क्या मिल जाएगा? फोर्स, रेट ऑफ चेंज, फोर्स के बराबर होता है फोर्स, ठीक है, मोमेंटम से हम कैलकुलेट करते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ से हमें क्या मिलता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इसी 3 टॉपिक पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, और उससे हमें क्या क्या मिला? इनर्शिया, फोर्स और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अभी जो हमने पढ़ा वो फर्स्ट लॉ है। वो क्या है? फर्स्ट लॉ। व्हाट इज फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि देखो, अगर तुमने नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर जीरो रखा है, ठीक है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव ही करता रहेगा, जब तक तुम उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं अप्लाई कर देते। आ रहा है समझ में? बोलो, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब हम आ जाते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ पे। न्यूटन के सेकंड लॉ आने से पहले हम इनर्शिया को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज इनर्शिया? व्हाट इज इनर्शिया? ठीक है, इनर्शिया है क्या? हम इस पे क्वेश्चंस भी लगाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन, लेकिन अभी नहीं। तो व्हाट इज इनर्शिया, पहले हम इनर्शिया पे फोकस करते हैं। इनर्शिया तो बताएगा कोई, इनर्शिया है क्या? बताओ, आलमा सर तुम एक बताओ। रुकावट, बताओ, रुकावट होती है इनर्शिया, इनर्शिया क्या होती है? एक रुकावट है। रुकावट, चलो ठीक है। हाँ अलविया बोलो। सर जितनी जितनी ज्यादा ऑब्जेक्ट की मास होगी उसका उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। आ, हाँ करेक्ट है, उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, लेकिन ये कंप्लीटली करेक्ट नहीं, बताता हूँ उसका रीजन, बता दूंगा अभी, ठीक है। चलो, अफनान। सर फोर्स अपोजिंग फ्रिक्शन।
चलो मैं बताता हूँ इनर्शिया के बारे में, ठीक है। देखो इनर्शिया इज बेसिकली फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट चेंज ऑफ स्टेट, रेजिस्ट चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। इनर्शिया इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट चेंज ऑफ स्टेट। अच्छा, इसमें 3 वर्ड है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि सब में होगी, इनर्शिया सब में होगी। जैसे आप कहते हो ना, इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम, यानी कोई भी तुम एटम ले लो, सब में इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह से इनर्शिया फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है, कोई भी आप मैटर ले लो, उसमें फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इनर्शिया होनी ही है। अच्छा, इनर्शिया का काम क्या है? इनर्शिया का काम है रेजिस्ट करना चेंज ऑफ स्टेट, तो रेजिस्ट करने का मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ, मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम मान लो एक ट्रक लिए हुए, ट्रक, ठीक आ रहा है समझ में? एक हमारे पास क्या है, ट्रक। अब मान लो सालिम गया ट्रक को धक्का देने लगा कि चलो भैया मूव करो अब तो, ठीक। बताओ ट्रक किस तरफ जाएगा? आगे किस की तरफ तरफ। जाएगा? आगे की तरफ। अकेले मूव सालिम नहीं से हो करेगा। जाएगा? सर रेस्ट में रहेगा, कर ले जाओगे तुम? सर रेस्ट में रहेगा। मूव नहीं होगा वो। नहीं मूव होगा, इनिशियली रेस्ट में था, आ रहा है समझ में? तो सालिम के अकेले धक्का देने से मूव नहीं करेगा, जैसे था वैसे ही रहेगा। उसका रीजन क्या है? इनर्शिया। इसका रीजन है रेजिस्टेंस, इनर्शिया। इस ट्रक की जो बॉडी है ना, उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। इनर्शिया बहुत ज्यादा होने का मतलब इनर्शिया रेजिस्टिव प्रॉपर्टी, कि नहीं देखो हम अपने स्टेट के चेंज को रेजिस्ट करेंगे। स्टेट 2 ही होते हैं इन केस ऑफ फिजिक्स, 2 स्टेट होते हैं। वो सॉलिड लिक्विड गैस वाला मत कह देना, यहाँ स्टेट होता है रेस्ट या फिर मोशन, 2 स्टेट होते हैं। ऑब्जेक्ट या तो रुका हुआ होता है या तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। आ रहा है समझ में? चलो, आप दूसरा कुछ कहना चाहती हो? चलो देखो, अब देखो, अकेले सालिम से ये आगे नहीं जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? आप कितना भी आप इसे धक्का देते रहो, आगे नहीं जाएगा। तो उसका रीजन क्या है कि ट्रक की बॉडी का मास बहुत ज्यादा है, तो उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी ज्यादा है। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, समझ में आ रहा है? मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगी। अपने स्टेट को बरकरार रखने की क्षमता, यानी मैं अपने स्टेट को मेंटेन रखूं, बरकरार रखूं, कि अगर मैं रुका हुआ हूं तो मैं रुका ही रहना चाहता हूं, मुझे मूव नहीं होना। आपने देखा होगा इनिशियल में मूव कराना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मान लो कार ही है, तो शुरुआत में धक्का देकर थोड़ी स्पीड लाना मुश्किल होता है, और जब थोड़ी स्पीड में वो आ जाती है ना, तब उसे धक्का देना आसान होता है। आ रहा है समझ में? तो थोड़ा सा फोर्स लगा के हम उसको लेके चले जाते हैं। क्यों? ऐसा होता है या नहीं? यस सर। होता है ना? ठीक है, आया समझ में कि नहीं? अच्छा, अब इनिशियल में अगर ये रेस्ट में है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो इसको प्रेस करना, मूव कराना बहुत आसान है, इसे वेलोसिटी में लेना। और इसी तरह से अगर ये इनिशियली मूव कर रहा था, समझ में आ रहा है? अगर ये इनिशियली क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। मान लो ये इनिशियली मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक, इनिशियली मूव कर रहा था। अब सालिम चला गया आगे, कह रहा है कि नहीं अब तो मैं इसे रोक दूंगा, ठीक है। तो बताओ क्या होगा? धक्का लग जाएगा। एक्सीडेंट। नहीं, हमें दुआ पढ़नी पड़ेगी। कौन सी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना नालिल्लाह। के पास चले जाएंगे। हाँ वही, ठीक है, समझ में आ रहा है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ऑब्जेक्ट अपने स्टेट के चेंज को रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। कहेगा देखो मैं अपनी वेलोसिटी में हूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो तुम मेरे सामने मत आओ, मैं अपने स्टेट को चेंज नहीं करूंगा, मेरा मास ज्यादा है, मेरी इनर्शिया ज्यादा है। समझ में आ रहा है? मैं अपने स्टेट को, अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि मैं मूव करता ही रहूं। अब तुम अगर आगे आओगे तो तुम टायर के नीचे आओगे। आ रहा है समझ में? तो दैट इज द इनर्शिया। इनर्शिया रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो देखो, अगर मेरा एक स्टेट मेंटेन है तो मैं उसी स्टेट में मूव करने की कोशिश करूँ। अगर मैं रुका हुआ हूं तो मैं रुका हुआ रहना चाहता हूं, अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मूव करूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है?
अगर इनर्शिया में, अगर ऑब्जेक्ट की इनर्शिया ज्यादा है, इनर्शिया अगर ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है तो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना मुश्किल है और रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव कराना मुश्किल है, जैसे ट्रक। लेकिन अगर इनर्शिया कम है, जैसे कि अगर इनर्शिया कम है, जैसे एग्जांपल कंसीडर कर लिया जाए, एक छोटा सा बॉल, 2 ग्राम की एक बॉल, 2 ग्राम छोटा सा मान लो रुई की बॉल है, आ रहा है समझ में? तो इसका इनर्शिया वेरी लेस, इनर्शिया इसकी हाई है, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की इनर्शिया हाई है, इनर्शिया हाई है, ठीक। लेकिन इसकी इनर्शिया कैसी है? इनर्शिया लो है, कम है, एज कंपेयर टू ट्रक बॉडी। आ रहा है समझ में? तो आपको पता है ये अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो यहाँ अगर तुम इसे धक्का दोगे तो बहुत आसानी से मूव कर जाएगा, बहुत आसानी से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आ जाएगी। और अगर ये मूव कर रहा था, अगर यही 2 ग्राम का ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड से मान लो मूव कर रहा था, तो बहुत आसानी से हम इसे स्टॉप कर सकते हैं, उसकी फाइनल वेलोसिटी को 0 कर सकते हैं। आया समझ में? उसका रीजन क्या है? इसका मास बहुत कम, इनर्शिया बहुत कम, ठीक। तो इनर्शिया अगर ऑब्जेक्ट की कम होती है तो उसके स्टेट को चेंज करना बहुत आसान है, इनर्शिया अगर ऑब्जेक्ट की ज्यादा होती है तो उसके स्टेट को चेंज करना बहुत ही मुश्किल, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ज्यादा इनर्शिया किसकी है? ट्रक बॉडी की, और लो इनर्शिया किसकी है? रुई की बॉल, 2 ग्राम की बॉल, ठीक है, 2 ग्राम बॉल। आया समझ में कि नहीं? तो इनर्शिया हमने बोला इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। क्या सिर्फ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ही होती है और भी कोई पैरामीटर होता है? इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड करती है, किसी और चीज पे भी डिपेंड करती है? बताओ। नहीं पता? अच्छा, डायरेक्शन। इनर्शिया समझ में आया? नहीं, इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी, इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी, ठीक। चलो मैं लिख देता हूँ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी। चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। तुम ये बताओ, मान लो मैं आपसे कह देता हूँ कि 500 केजी का एक वुडन बॉक्स है और 500 केजी का स्फेरिकल बॉक्स है। वुडन बॉक्स, ये भी वही है, वुडन बॉक्स ही है, लेकिन एक स्फेरिकल है, एक तुम्हारा कैसा है बताओ? एक तुम्हारा है क्यूबिकल। तो बताओ किस ऑब्जेक्ट को मूव कराना आसान है? स्फेरिकल। स्फेरिकल वाले को, और क्यूब वाले को मुश्किल है। तो क्यूब वाला ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब आ रहा है समझ में कि नहीं? क्यूब वाला ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ना, वो नहीं चाहता आसानी से मूव करना इन कंपैरिजन टू स्फीयर। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो शेप पे भी डिपेंड करती है, यानी इनर्शिया इज आल्सो डिपेंड अपॉन शेप, इनर्शिया इज आल्सो डिपेंड अपॉन शेप, आल्सो डिपेंड अपॉन शेप। आया समझ में? इनर्शिया और किस पे डिपेंड करेगी? शेप। क्लियर है? इनर्शिया समझ में आ गया किस क्या क्या होता है, किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? इनर्शिया एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जो स्टेट को चेंज नहीं होने देना चाहती, ठीक है। अगर अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट स्टेट को चेंज नहीं, अगर ऑब्जेक्ट की इनर्शिया ज्यादा होगी, तो अगर ऑब्जेक्ट की इनर्शिया ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा चेंज। अगर वो रुका हुआ है तो चाहेगा कि रुका ही हुआ ही रहे, और अगर वो मूव कर रहा है तो चाहेगा कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव ही करता रहे। आया समझ में? लेकिन अगर इनर्शिया बहुत कम है, एग्जांपल जैसे रुई वाली जो बॉल थी, हमने रुई की जो बॉल ली थी 2 ग्राम की बॉल थी, तो इसका इनर्शिया बहुत ही कम था, तो इसको इस जीरो वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक लाना बहुत ही आसान था, इजी प्रोसेस। आ रहा है समझ में? और यही नहीं, इस वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी तक ले जाना भी इजी है। आया समझ में? तो ये तो हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ का कंफ्यूजन। अब इसके एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ देखते हैं? इसके हम एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन देखो, इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। इसके एप्लीकेशन है कि जैसे मान लो कि आप ट्रेवल कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? ट्रेवल कर रहे हो, बस के अंदर खड़े हो, आप ट्रेवल कर रहे हो, बस के अंदर खड़े हो, और बस वाला अचानक से ब्रेक लगाता है, अचानक से ब्रेक लगाता है तो तुम्हारी बॉडी इस तरफ से आगे की तरफ से निकल जाती है। उसका रीजन क्या है? यह मूवी है, मूवी के अंदर मान लीजिए मूवी के अंदर शाहरुख खान था, शाहरुख खान स्टंट करने जा रहा है, ये है मेरी गाड़ी, ठीक है, व्हीकल जो मूव कर रही है, और यहाँ पे शाहरुख खान खड़ा हुआ है, ठीक। आ रहा है समझ में? ये आया है कि आज तो मैं इसे मार ही दूंगा ड्राइवर को। ड्राइवर निकला इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को जानने वाला, इसने अप्लाई कर दिया ब्रेक। तो ब्रेक अप्लाई कर दिया तो पहले तो मान लो ये 10 की स्पीड से गाड़ी जा रही थी 10 मीटर पर सेकेंड,
तो ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे थे। आ रहा है समझ में? दोनों दोनों बॉडी सेम इन द स्टेट ऑफ मोशन आ गए, फिक्स हो गए कि 10-10 से मूव करना है। आ रहा है समझ में? अब इसने ये चैप्टर पढ़ रखा था, ये आया था मेरे पास एक दिन क्लास में, मैंने इसे पढ़ाया था ड्राइवर को। आ रहा है समझ में? तो अब क्या हुआ, अब इसने अप्लाई कर दिया ब्रेक, इसने अप्लाई कर दिया ब्रेक, ये आ गए नीचे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ब्रेक अप्लाई करने से गाड़ी तो रुक गई। आ रहा है समझ में? गाड़ी तो रुक गई कि गाड़ी का स्टेट चेंज हो गया ब्रेक अप्लाई करने से, लेकिन इनका जो है ना सिर्फ पैर कांटेक्ट में था गाड़ी के साथ। तो पैर तो स्टॉप हो गया, लेकिन ये पूरी बॉडी कांटेक्ट में नहीं थी। बॉडी बॉडी इन स्टेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड के मोशन में थी। आ रहा है समझ में? तो स्टॉप होने के बाद भी ये व्हीकल क्या किया, ये बाकी की बॉडी क्या करी, आगे की तरफ मूव कर गई। आगे की तरफ मूव करने से ये यहाँ आ गए। उसके बाद इन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी, पिक्चर खत्म हो गई वहीं पे। ठीक है, तो आया समझ में कि नहीं? यस और सर, बहुत और अच्छे। इसका एप्लीकेशन ये है, देखो, और इसका एप्लीकेशन ये है कि हम क्या करते हैं कि जब बस स्टैंड आ जाता है तो बस से जब उतरने की कोशिश करते हैं तो ड्राइवर कहता है उतरना तो थोड़ा सा आगे की तरफ जाना, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाना वरना गिर जाओगे। उसका भी रीजन क्या है कि भाई जब हम बस में रहते हैं तो बस मूव कर रही होती है, तो बस मूव कर रही थी तो हमारा स्टेट मोशन का स्टेट आ चुका है। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा वो कर जाते हैं, मतलब सेम वेलोसिटी में मिक्स हो जाता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट व्हीकल मूव कर रही है 100 की स्पीड से, तो हमारी भी स्पीड 100 हो जाती है। तो अगर हम डायरेक्टली जंप कर जाएं रोड पे, ठीक है, तो रोड पे जंप कर देंगे, हमारे पैर की स्पीड तो 100 हो जाएगी, लेकिन मतलब हमारा जो पैर है वो तो वो हमारा जो पैर है, फुट है, वो क्या करेगा, अर्थ के साथ ज्वाइन हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन बॉडी की नहीं होगी। बॉडी कांटेक्ट में, ऊपर वाली बॉडी कांटेक्ट में नहीं आई ना, तो वो सीधा ऐसे डाउन होती है सर के बल, तो यहाँ चोट लगती है नाक के पास। ठीक है, तो ये सारे रीजन है किसके, इनर्शिया। ये किसके रीजन है, इनर्शिया के। समझ में आया या नहीं? यस सर। इनर्शिया मेंटेन करने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इनर्शिया की वजह से बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा, अब आ जाओ, यहाँ हमारा इनर्शिया का टॉपिक ओवर हो जाता है। अब हम आ जाते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉज ऑफ मोशन पे। न्यूटन्स के सेकंड लॉज ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स के सेकंड लॉज ऑफ मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, न्यूटन सेकंड लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मूविंग एबिलिटी के बारे में जानना जरूरी है। मूविंग एबिलिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मूविंग एबिलिटी का मतलब एक टर्म है मूविंग एबिलिटी। अच्छा, आप बताओ, मूविंग एबिलिटी का मतलब तुम क्या समझते हो? करने की क्षमता। मूव करने की क्षमता, मूव करने की क्षमता। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ऐसे कह रहा हूँ, ऐसे ही मतलब डिफाइन करने की कोशिश करूं कि बताओ मूविंग एबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो तुम क्या बोलो? कार की। किसकी? कार। अच्छा, प्लेन से ज्यादा? प्लेन की भी होगी फिर। प्लेन की, अच्छा ठीक है। जिसका मास कम है। जिसका मास कम है उसकी मूविंग एबिलिटी ज्यादा है। नहीं सर, जिसका मास ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा है उसकी मूविंग एबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, उसके शेप पर भी डिपेंड करती है। शेप पे भी डिपेंड करती है। चलो ठीक है, और चलो अब मैं बता देता हूँ मूविंग एबिलिटी का मतलब। मूविंग एबिलिटी का मतलब जो दूर तक जाए। ठीक है, मूविंग एबिलिटी का मतलब जो दूर तक जाए। ठीक है, अब दूर तक ले जाने वाले फैक्टर को हमें डिस्कस करना पड़ेगा। चलो हम देखते हैं। अब सपोज दैट तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक। अब ये थोड़ा सा न्यू टाइप का एक बुल है, ठीक। हाई स्पीड में आ रहा है, और यही नहीं, एक छोटा सा बकरी का बच्चा भी है, ये भी हाई स्पीड में आ रहा है। क्या? कौन सी दुनिया के एनिमल्स हैं? ये दूसरे गोला के हैं। चलो देखो, तो इसकी स्पीड सपोज कर लो, बनाए हुए 100 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। इसकी भी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है। ये दोनों आके आपको हिट कर दे, मान लो यहाँ पे आप अपने आप को खड़ा कर दो और दोनों आके आपको हिट कर दे, ठीक है, तो होगा क्या? पहले वाले में तो खत्म हो मामला। पहले वाले में तो ऊपर यहाँ जाने जाके वाला है गिरोगे, तो। और दूसरे वाले में यहाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा। होगा ना।
तो मूविंग एबिलिटी ज्यादा किस में हुई? पहले वाले पहले वाले में। तो हम ये कहते हैं कि देखो मूविंग एबिलिटी ज्यादा होती है जिसका मास ज्यादा होता है। स्पीड तो दोनों की सेम थी ना, स्पीड दोनों की सेम थी, तो जिसका मास ज्यादा हुआ उसने हमें ज्यादा दूर पहुंचाया ना। आ रहा है समझ में कि नहीं? इसने हमें दूसरी दुनिया तक पहुंचा दिया, सोचो। ठीक है, इसने तो बस हॉस्पिटल तक पहुंचाया। तो इतना इतना ज्यादा मूविंग एबिलिटी है इसकी। तो हम ये कहते हैं, यहीं से समझ में आ जाता है कि मूविंग एबिलिटी MA लिख रहा हूं, ठीक है, MA, मूविंग एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है, कीपिंग वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर तुम वेलोसिटी को कांस्टेंट रख देते हो तो मूविंग एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी मूविंग एबिलिटी ज्यादा होगी। देखो ये जस्टिफाई भी होता है। तो मैं तुम्हें ऐसे एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो तुमने क्या किया, एक ट्रक लिया और एक कार ले ली, दोनों को 100 की स्पीड तक पहुंचाया, मैक्सिमम स्पीड 100 है। अब दोनों की स्पीड को 100 पहुंचाने के बाद इंजन ऑफ कर दिया, ठीक है, इंजन ऑफ कर दिया तो वो मूव करेगा, लेकिन ये है कि अब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं। तो अब बताओ कौन ज्यादा दूर तक जाएगा? ऑफ कोर्स जिसका मास ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा होता है उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। आ रहा है समझ में? तुम्हारे सामने यार एक साइकिल आ रही है, एक ट्रक आ रहा है, तो साइकिल को तुम रोक ले जाओगे आसानी से, ट्रक को नहीं रोक पाओगे। आ रहा है समझ में कि नहीं? बताओ ये क्लियर है मूविंग Yes, एबिलिटी sir. वाला? Yes, जिसका Yes, sir. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो ना दो ऑब्जेक्ट की, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसमें मूविंग एबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक, ये तो ये हो गया। अब दूसरे फैक्टर पे आ जाते हैं, सेकेंड केस पे आ जाते हैं। ये तो आपका केस नंबर फर्स्ट था। अब आप आ जाते हैं केस सेकेंड, कि क्या होगा अगर हम मास कांस्टेंट रख दें? क्या होगा अगर हम मास कांस्टेंट रख दें? ठीक है, तो मास कांस्टेंट रखने का मतलब, अब सपोज दैट हमने क्या लिया, एक छोटा सा स्टोन लिया 2 ग्राम का, यहाँ पे खड़ा कर दिया आपको। अब लिया 2 ग्राम की बुलेट, ये तो फिंगर से हमने बस थ्रो कर दिया आपकी तरफ, ठीक, और ये डायरेक्टली आके सर पे लगी, और यहाँ पे फायर किया गया, ठीक है, ट्रिगर दबा दिया गया और ये भी आके कहाँ लगी? सर पे लगी। अब बताओ क्या होगा? सालिम, अगर यहाँ सालिम को रखा जाए तो सालिम के साथ क्या होगा? नीचे वाले में मर जाएगा। नीचे वाले में मर जाएगा, ठीक है। उसका रीजन समझ में आ रहा है? उसका रीजन इसलिए, उसका रीजन ये है कि यहाँ वेलोसिटी कम है, यहाँ वेलोसिटी आपकी v1 है, तो यहाँ वेलोसिटी आपकी v2 है, और हमें पता है v2 इज टू हाई देन v1, कीपिंग मास कांस्टेंट। अब ये 2 ग्राम का पत्थर भी 2 ग्राम का, बुलेट भी 2 ग्राम की। एक में क्या हो रहा है, एक में तो चलो ठीक है सर पे आके लगा, हो सकता है ध्यान भी ना पड़े, हल्का सा थोड़ा सा वो क्या हो जाता था, जब आम तोड़ने जाते थे एक पत्थर लग जाता था, थोड़ा सा सूजन सी आ जाती थी। उसको वो नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मुझे याद आ रहा है, गुलठा कहते थे, गुलठा निकल गया। घुमड़ा। अच्छा जो भी है, मतलब थोड़ा सा यहाँ सूजन सी आ जाती थी। आ रहा है समझ में? लेकिन ये 2 ग्राम वाले में क्या होगा, ये जो बुलेट है उसमें क्या होगा, उसमें वो आर पार निकल जाएगी, ठीक है। आया समझ में कि नहीं? तो अब ऐसा हो क्यों रहा है? तो एक बात बताओ, ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा है, और ये बुलेट काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगी। तुम बहुत ज्यादा से ज्यादा इसे थ्रो कर लोगे कहाँ तक? हो सकता है तुम ज्यादा से ज्यादा थ्रो कर दो यहाँ तक, लेकिन बुलेट लॉन्ग डिस्टेंस जाती है, यहाँ तक जाती है। आ रहा है समझ में? तो मूविंग एबिलिटी किसकी ज्यादा हुई? मूविंग एबिलिटी ज्यादा हुई जिसकी स्पीड ज्यादा है। मूविंग एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है। आ रहा है समझ में कि नहीं? देखो इस बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा थी ना, तो हम क्या कहेंगे, मूविंग एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। लेकिन क्या, लेकिन कब हो गई? कीपिंग मास कांस्टेंट, कीपिंग मास कांस्टेंट। जब आप मास को कांस्टेंट रखोगे तब ऐसा होगा, मास को कांस्टेंट रखोगे तो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मूविंग एबिलिटी होगी, ठीक है। और मूविंग एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास के कीपिंग वेलोसिटी कांस्टेंट। तो दोनों केसेस समझ में आया? यस सर। अच्छा, हमने देखा कि मूविंग एबिलिटी 2 चीजों पे डिपेंड कर रही है, मास पे और वेलोसिटी पे, मास पे और वेलोसिटी, ठीक है। देखो शेप की बात नहीं करते क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हवा में मूव कर रहा है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आया समझ में? एक क्वेश्चन था ना आपका कि शेप पे भी डिपेंड करती है, किसी बच्चे ने बोला था। आया समझ में? ठीक है, हाँ, तो समझ में आया, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि जब भी आप मूविंग एबिलिटी की बात करते हो थोड़ा सा एयर की बात करो।
ठीक है, चलो अब देखो, तो मूविंग एबिलिटी मास पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि देखो मूविंग एबिलिटी ऐसी कोई क्वांटिटी तो है नहीं, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है, लेंथ चलो मेजर कर लो, इंच टेप लगाओ मेजर कर लो, ठीक है, या मास मास आप मेजर कर लो, कैसे वेट मशीन लाओ मेजर कर लो। तो इसी तरह से इसे अभी मेजर नहीं किया गया है, अभी बस रिलेट किया गया है कि कब ये बढ़ेगी कब ये घटेगी। तो हम इसका एक क्वांटिटेटिव मेजर भी बना लेते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर की मेजर कैसे करें, क्वांटिटेटिव मेजर, क्या हो गया, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मूविंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मूविंग एबिलिटी। तो क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मूविंग एबिलिटी क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मूविंग एबिलिटी को ही हम बोल देते हैं मोमेंटम। क्या बोलेंगे, मोमेंटम, क्या बोलेंगे, मोमेंटम। आ रहा है समझ में, मोमेंटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, ठीक। तो मोमेंटम पी, तो हमने एक क्वांटिटी बना दी, हमने कहा देखो मूविंग एबिलिटी को मेजर करना है, मूविंग एबिलिटी को मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी बना दो, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम यानी पी, पी बनाया कैसे, हमने कहा देखो मोमेंटम होगा क्या, मोमेंटम किसी भी सिचुएशन में मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि मोमेंटम मास पे भी डिपेंड करता है, मोमेंटम वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये हमने अपनी तरफ से डेफिनेशन बनाई, आ रहा है समझ में, हमने अपनी तरफ से डेफिनेशन बनाई कि मोमेंटम होगा क्या, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। मोमेंट हमने बताया मूविंग एबिलिटी डिपेंड कर रही है मास पे, मूविंग एबिलिटी डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे, तो मूविंग एबिलिटी का एक क्वांटिटेटिव मेजर बना लिया कि देखो ऐसा हम करते हैं, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कर दो, जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी उसकी मूविंग एबिलिटी ज्यादा आएगी, ठीक है, समझ में आया। यस सर। यस सर। तो मोमेंटम आ गया, मोमेंटम है क्या, मोमेंटम इज आल्सो आपका वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, आप कहोगे सर मास है तो मास तो केजी हो गया, और वेलोसिटी है तो वेलोसिटी आपका मीटर पर सेकंड हो गया, तो केजी मीटर पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। आया समझ में। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पता हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का अगर हमें मास पता हो, मास, ठीक है, मान लीजिए मास दे दिया 2 kg, और उसकी वेलोसिटी पता हो, वेलोसिटी, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम उसका मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं कैसे, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी 2 इंटू 10, आंसर आ जाएगा 20, आंसर आ जाएगा 20 kg मीटर पर सेकेंड, 20 kg मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका मोमेंटम। क्लियर है, बताओ। यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा, जरा एक सिचुएशन पे ध्यान देना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम क्या पढ़ते थे, अगर हम कहते थे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कोई मुझे बताएगा होता क्या था, एक ऑब्जेक्ट होता था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होती थी, उसकी वेलोसिटी धीरे 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 करके इंक्रीज होते 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 एक फाइनल वेलोसिटी v तक पहुंच जाती थी, एक फाइनल वेलोसिटी v तक पहुंच जाती थी विद इन अ टाइम t, विद इन अ टाइम t। और जब ऐसा होता था तो हम कहते थे देखो अगर ऐसा हुआ है, वेलोसिटी चेंज हुई है t सेकंड तक, तो मस्ट है कोई ना कोई एक्सेलरेशन आया होगा, और अगर कोई ना कोई एक्सेलरेशन आया होगा तो ऑब्जेक्ट मूव करते समय कोई ना कोई डिस्टेंस मस्ट है ट्रेवल किया होगा, और हम बोलते थे ये सब पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से, u a t v s, ये पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स ऑफ व्हाट, पैरामीटर्स ऑफ मोशन, पैरामीटर्स ऑफ मोशन बोलते थे ना। तो इसी तरह से अगर अब मैं अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में देखो, अब हम ऐसे कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल मोमेंटम पी है, और धीरे धीरे वो अपने मोमेंटम को इंक्रीज कर रहा है, और फाइनल मोमेंटम पीएफ तक चला जा रहा है, फाइनल मोमेंटम पीएफ तक चला जा रहा है। मैं बताता हूं इसका मतलब, देखो अगर इनिशियल वेलोसिटी यू है तो ऑब्जेक्ट का मास तो होगा ना m, तो m और u का प्रोडक्ट इनिशियल मोमेंटम, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होकर फाइनल वेलोसिटी v तक पहुंच जा रही है, तो मास तो सेम रहेगा ना, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू v, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू u, इनिशियल मोमेंटम m इंटू u, फाइनल मोमेंटम m इंटू v। बताओ समझ में आया ये,
यस सर। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में तुम ये भी कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल मोमेंटम को चेंज करके फाइनल मोमेंटम तक चला जाता है विद इन अ टाइम टी, विद इन अ टाइम टी। आ रहा है समझ में? और जब ये ऐसा करता है तो मस्ट है कोई ना कोई एक्सेलरेशन जरूर इन्वॉल्व होगा, कोई ना कोई एक्सेलरेशन जरूर इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब इसका मतलब तुम समझ रहे हो, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम पढ़ते थे ना उसके सारे फॉर्मूले मोमेंटम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे मान लीजिए कह दिया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और वो एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट कैसे कर रहा है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और 10 सेकंड तक एक्सेलरेट किया। कितने सेकंड तक एक्सेलरेट किया? 10 सेकंड। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड इनिशियल मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड फाइनल मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर, ये एक्सेलरेशन तो पता है, फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइंड फाइनल वेलोसिटी। देन थर्ड है फाइंड फाइनल मोमेंटम। देन फोर्थ, फाइंड मोमेंटम एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4। ये चार क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, चलो करो वन बाय वन करो। पहले क्वेश्चन का आंसर तो बहुत आसान होगा, मेरे ख्याल से सभी लोग बता दोगे। क्या होगा आंसर बताओ? ओ सॉरी, मास तो दिया ही नहीं। चलो अब बताओ। सर 20 kg मीटर पर सेकंड। बस, इनिशियल मोमेंटम 20 kg, इनिशियल मास, इनिशियल वेलोसिटी 20, फाइनल वेलोसिटी बताओ? 60। हाँ 10 25 50 और 50 ऐड कर दो, 60 आ गई। ठीक है, और फाइनल मोमेंटम हो गया। अब बताओ फाइनल वेलोसिटी होगी तो फाइनल मोमेंटम बताओ? 240। नहीं 60 हुआ तो 120 ना। सर सॉरी हाँ सर। अब लास्ट क्वेश्चन बताओ। फाइनल वेलोसिटी कहाँ है? फाइनल वेलोसिटी सेकंड क्वेश्चन है ना। सेकंड क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी ही फाइंड करना। सर 4 केस में क्या फाइंड करना? फोर्थ केस में फाइंड करना मोमेंटम एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। चलो हो गया सबका, मैं बताऊंगा। यस सर। 120 सर। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, 120 इज करेक्ट। ठीक, देखो पी आई इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो इनिशियल मास है। मास तो इनिशियल क्या रहे, मास तो हमेशा सेम रहेगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी होगी। और मास आपका 2 kg है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 10 है, तो आंसर आ गया 20 मीटर, 20 kg मीटर पर सेकेंड, 20 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। अब आपसे कहा है फाइनल वेलोसिटी बताओ। तो भाई फाइनल वेलोसिटी क्यों आपसे पूछा जा रहा है? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है 1 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज, और ऐसे ही वेलोसिटी 10 सेकंड तक चेंज हुई है। तो 10 सेकंड तक चेंज हुई है, 1 सेकंड में 5 का चेंज है, तो 10 सेकंड में कितने का चेंज आएगा? 50 का। हमारे पास पहले से वेलोसिटी 10 थी, 50 का चेंज लाना है, तो 10 प्लस 50 60 आ गया आंसर, फाइनल वेलोसिटी 60। तो इसको हम फॉर्मूले से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कहेंगे देखो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है क्या, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और एक्सेलरेशन हमें पता है क्या, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हमें पता है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद हमें निकालना क्या है? फाइनल वेलोसिटी। सेकेंड पार्ट तो यही है ना, फाइनल वेलोसिटी निकालना। तो सेकेंड पार्ट ये है, देखो फर्स्ट पार्ट ये था, सेकेंड पार्ट ये। तो फाइनल वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कहेंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u है क्या? u आपकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन है क्या, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू टाइम कितना है 10। तो व्हाट इज द आंसर? 60। आ रहा है समझ में? 10, ये तो 10 हो गया, 10 प्लस 5 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड आपका हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो ये आ गया आपका आंसर सेकेंड क्वेश्चन का। अब आ जाते हैं थर्ड पे, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम का मतलब क्या है? फाइनल मोमेंटम का मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या है? जब 10 सेकंड तक एक्सेलरेट किया तो 10 सेकंड बाद वाली वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। तो मास आपका 2 kg है, फाइनल वेलोसिटी 60 है,
तो आंसर आ जाएगा 120 वॉट 120 केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 तो देख लो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन नंबर क्या है, फोर्थ क्या है कि आप मोमेंटम बताओ एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो एक चीज देखो, ये वाला किसका किसका आया जरा ये बताओ, सर मेरा आ गया कितना आया, 100 कितना 100 60 किलोग्राम। आएगा। 60 आएगा, ओके। चलो हम देखते हैं, ठीक है। देखो आपसे ये कहा गया है कि देखो आप 4 सेकंड पे मोमेंटम बताओ, तो देखो आप मोमेंटम हर एक सेकंड में बता सकते हैं। ऐसा हुआ होगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी। वेलोसिटी इंक्रीज होके धीरे धीरे इंक्रीज होके फाइनली कहां तक पहुंच गई है, फाइनली वी तक पहुंच गई है 10 सेकंड बाद, टी इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो वी क्या है आपका 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड आपकी फाइनल वेलोसिटी पहुंच गई। लेकिन ये तब हुआ है जब टी तुम्हारा 10 सेकंड था, और ये तब है जब तुम्हारा टी 0 सेकंड है। हमें कब निकालना है, हमें निकालना है टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे। तो वेलोसिटी जब धीरे धीरे इंक्रीज की है तो टी इज इक्वल टू 4 सेकंड में यहाँ कहीं रही हो, यहाँ कहीं रही हो। ये है इस सिचुएशन जब टी इज इक्वल टू आपका 4 है। तो टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता है, इनिशियल जब शुरुआत हुई है मोशन की तो हमें पता है। हम यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन हम मोशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इनिशियल ये हो गया, फाइनल एट टी इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 10। एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम रहने वाली है, होल मोशन में एक्सेलरेशन सेम रहता है, इवन यहाँ नहीं, यहाँ से इससे आगे भी। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा 5। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम वो टाइम जिस टाइम पे आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो। तो हम 4 पे निकालना चाहते हैं तो इस बार हम 4 रखेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा 30। आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 30। वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 4 सेकंड, टी इक्वल टू 4 सेकंड 30 मीटर पर सेकंड आएगा। तो मोमेंटम निकालना है आपको, मोमेंटम एट टी इक्वल टू 4। तो मोमेंटम एट टी इक्वल टू 4 इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी एट टी इक्वल टू। तो मास तो आ गया आपका 2 और वेलोसिटी हो गई 30। तो आंसर आ जाएगा 60 केजी मीटर पर सेकंड। चलो ये चीज समझ में आई, यस सर। आ यस गया, सर। क्लियर है। चलो अब देखो, तो ये तो काफी कुछ हमने कवर कर लिया आज, क्यों ये वाले नोट्स चाहिए जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो हैंड रिटन बन रहा है ये चाहिए आपको, यस सर। श्योर। फिर तुम लोग चलो क्या, चलो अब हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ लिया, यानी मूविंग एबिलिटी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ को डिफाइन करने के लिए हमने मोमेंटम पढ़ा है। अब न्यूटन सेकंड लॉ देखते हैं क्या, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, तो व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन देखो ये कहता है कि एज यू अप्लाई द फोर्स, ठीक है, फोर्स अप्लाई करोगे तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज आता है। देखो जरा ध्यान से देखो, अगर तुम फोर्स अप्लाई करते हो तो आता है एक्सेलरेशन, डन, क्लियर, बताओ। यस सर। अच्छा, एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर एक्सेलरेशन आया तो वेलोसिटी में चेंज आया, क्लियर। यस सर। अच्छा, वेलोसिटी में चेंज किसी ऑब्जेक्ट के लिए आया होगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी में चेंज आया है तो उस ऑब्जेक्ट का मास तो होगा ही होगा। इसका मतलब ये है कि देखो, इसका मतलब ये है कि फाइनल मोमेंटम mv हो गया और इनिशियल मोमेंटम mu था, इनिशियल मोमेंटम mu, देखो इनिशियल वेलोसिटी u थी तो इनिशियल मोमेंटम mu रहा होगा, फाइनल वेलोसिटी v हुई तो फाइनल मोमेंटम mv हो गया। तो इसका मतलब श्योर है कि मोमेंटम में चेंज आया होगा बाय अप्लाइंग फोर्स। आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने का मतलब क्या आया, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज का मतलब मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम में चेंज, करेक्ट है। यस सर। ठीक है, तो अब देखो, अब हम डिफाइन क्या करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन, इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम।
बल्कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पर सेकेंड मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, पर सेकेंड जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है उसे कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन कहता है कि जैसे जैसे तुम फोर्स अप्लाई करोगे मोमेंटम में चेंज आएगा, मोमेंटम में चेंज आएगा, ऑब्जेक्ट की मूविंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, ऑब्जेक्ट की मूविंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे तुमने देखा वो टायर चलाते हुए, टायर चलाते हैं ना बच्चे। यस सर। हाँ, अच्छा देखो टायर चलाते समय क्या होता है, देखो वो न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन का बेहतरीन एग्जांपल है। देखो ऐसे ये टायर मूव कर रहा होता है, टायर रहता है, टायर अपनी अपनी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक, कितना v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे एक बच्चा जो है जो खड़ा हुआ होता है डंडे लेके, जो डंडे लेके खड़ा रहता है वो क्या करता है, इसे हिट करता है। और कब हिट करता है, जब वो देखता है कि भाई ये स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है, चलो हिट करो, तो ये क्या करता है, हिट करता है इसे। हिट करने से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फिर क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेलोसिटी हो गई 12 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी क्या हो गई 12 मीटर पर सेकंड। तो हिट करने से हो रहा है, तो हिट करने का मतलब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो उस पर क्या अप्लाई करता है, फोर्स, क्या अप्लाई करता है, फोर्स, हिट करके क्या अप्लाई करता है, फोर्स। आ रहा है समझ में। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ऑब्जेक्ट की एक इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, उस पे हिट किया गया यानी फोर्स अप्लाई किया गया, तो फाइनल वेलोसिटी 12 हो गई, इनिशियल 10 फाइनल 12, वेलोसिटी में चेंज, टायर का मास तो था ही यानी उसके मोमेंटम में चेंज। तो मोमेंटम में चेंज कैसे आया, बाय हिटिंग, बाय हिटिंग, यानी फोर्स अप्लाई करने से मोमेंटम में चेंज आएगा। अब जितना ज्यादा तुम फोर्स अप्लाई करोगे मोमेंटम में चेंज उतना ज्यादा आएगा, यानी ये जो फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। जितनी ज्यादा फाइनल वेलोसिटी होगी चेंज उतना ज्यादा आएगा या कम आएगा, ज्यादा आएगा ना। यस सर। हाँ, तो जितना ज्यादा, अगर तुम्हें फाइनल वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी ज्यादा चाहिए यानी मोमेंटम में चेंज ज्यादा चाहिए, मोमेंटम में चेंज ज्यादा चाहिए, तो तुम्हें जोर से हिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब तुम ये कह सकते हो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही है न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहीं से हम एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो अगर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फोर्स में से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, एक का साइन लगाओ के, तो के लगा सकते हैं। एम कांस्टेंट है, v माइनस यू हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं हम। सर ये के कहाँ से लिख? नहीं, ये रूल होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हमेशा हटा के एक कांस्टेंट लगाते हैं। तुमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी, यस सर। इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या कहते थे, पोटेंशियल इज हाँ सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओ एक कांस्टेंट लगाओ। यस समझ गई। चलो ठीक है, अब आगे देखो, अब हम कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू के एम। अच्छा ये चीज क्या है बताओ, v माइनस यू अपॉन टी, ये देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था ना, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी होगा, तो v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक एक्सेलरेशन हो जाएगा ना, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, तो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय एक्सेलरेशन। और ये k की वैल्यू देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि k की वैल्यू होती है 1, k की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, ma, फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, ma, फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, ma। तो फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू होता क्या है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। सर के की वैल्यू 1 कैसे हुई? देखो ये एक्सपेरिमेंटली होता है, इसका जवाब अभी आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली होता है, ये घबराइए मत, आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए मान लो आपसे कोई पूछने भी दे जा रहा है, ठीक, अभी हम आपको इसको समझा भी नहीं सकते, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा ये बताओ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब जहां होगा फोर्स वहां होगा एक्सेलरेशन। और ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स कौन सा है, बैलेंस फोर्स नहीं, ये जो फोर्स होता है ना वो अनबैलेंस फोर्स होता है, अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट होगा, ये कहो अनबैलेंस फोर्स रिजल्टेंट, अनबैलेंस फोर्स रिजल्टेंट। आ रहा है समझ में, अनबैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट होता है जो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ठीक है। ये मत कह देना कि एक ऑब्जेक्ट है इस पर 5 न्यूटन का यहाँ भी लगाया और 5 न्यूटन का यहाँ भी लगाया, ठीक है, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट था
तो आपसे कहा गया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ फोर्स के प्लेस पे रख दो 5, कह दो 5 लग तो रहा है, नहीं ये गलत हो जाएगा। ये रिजल्टेंट होता है फोर्स का, ये क्या होता है रिजल्टेंट, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट सॉल्व करोगे तो 0 आएगा, 0 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा एक चीज ये देखो कि फोर्स इज इक्वल टू हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो क्या फोर्स लगाने से, फोर्स अप्लाई करने से मास चेंज हो जाता है क्या? जैसे मान लो तुम्हारा एक दीवार ही है, दीवार पे फोर्स लगाए तो दीवार का मास बढ़ गया क्या, या सेम रहा? सेम रहेगा। मास तो सेम हाँ, रहेगा ना, मास चेंज नहीं होता, तो मास जब चेंज नहीं होता, मास सेम रहेगा, तो चेंज क्या होगा फिर फोर्स बढ़ाने से। मान लो तुमने फोर्स बढ़ा दिया, फोर्स कर दिया भाई, फोर्स को कह दिया कि ऐसा है कि फोर्स पहले था 4 न्यूटन, अब हमने इसको बढ़ा दिया, हमने कर दिया 10 न्यूटन, ठीक है, तो मास तो सेम रहने वाला है, तो बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा एक्सेलरेशन। पहले अगर ये 4 रहा होगा तो अभी एक्सेलरेशन 10 हो जाएगा, अभी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो चेंज क्या होगा, एक्सेलरेशन, यानी फोर्स अप्लाई करके तुम एक्सेलरेशन को कम या ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, आया समझ में? तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, समझ में आया? ये मास इनटू एक्सेलरेशन है क्या? फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, बोलो, क्या सर? फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मैथ्स ना, फोर्स इज इक्वल टू मेहताब आलम होता है। वो तो आपका नाम। हाँ वही तो, फोर्स ही तो कर रहा हूँ तुम लोग को पढ़ने के लिए, पढ़ो जल्दी। ये सर। वही तो अभी कहाँ हो गया, अभी हमने ये पढ़ लिया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे अभी रहने देंगे, ठीक है, आ रहा है समझ में? अब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी न्यूटन थर्ड लॉ और सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, हाँ फोर्स को चेंज करेंगे तभी एस्केलेशन चेंज होगा। अगर हम सिर्फ फोर्स को चेंज करें, एस्केलेशन ना करें, या एस्केलेशन को करें तो फोर्स को ना करें तो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, फोर्स अगर आप चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन चेंज होना तय है, ठीक है, याद रहे, अनबैलेंस रिजल्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, रिजल्टेंट फोर्स चेंज होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। यही तो मैं समझा रहा था कि फोर्स चेंज करेंगे ये चेंज हो जाए, चलो सही, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग अपना वो निकालते हैं डीपीपी। आपको सेंड किया गया है क्या डीपीपी फिजिक्स का मोशन के बाद? चलो नहीं किया गया, ठीक है, आज मैं सेंड करवा दूंगा। खैर मैं अभी आपको क्वेश्चंस निकाल देता हूँ। सर ये तो नोट्स है ना? वन सेकेंड वन सेकेंड। इस पे क्लिक करने के बाद भी ये क्यों होता है? ये क्या हो रहा है? सर आपने जो बुक नहीं भेजी थी 9th क्लास की? नो, 9th क्लास की बुक नहीं भेजी तुम्हें? नहीं, किस चीज की बुक चाहिए? साइंस की। साइंस की? चलो सेंड कर दूंगा यार, एक्चुअली में काम बहुत होते हैं। साइंस की चाहते हो तुम? एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ते? अरे क्वेश्चन वाली। क्वेश्चन वाली, ठीक है ठीक है, क्वेश्चन वाली सेंड कर दो, ठीक। वैसे तो पढ़ने से कर गई। एनसीईआरटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड है ना, वो आना ही है। चलो मैं ओपन करता रंडू कर दीजिए। हूँ, इससे नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा ऐसा होता है इसमें।
अब ये हो गया। चलो सर इस टाइम ऑफलाइन क्लास भी चलती है क्या? हाँ, ऑफलाइन क्लास चलती है, अभी भी चल रही है। आवाज आ रही है हम लोग को? यस सर। अच्छा, ये तो मोशन की है ना। चलो क्वेश्चन विजिबल है? यस सर। यस सर। ये जा ही नहीं रहा। चलो देखो, कह रहा है व्हेन डज ऑब्जेक्ट अंडरगो एक्सेलरेशन। कह रहा है ऑब्जेक्ट कब एक्सेलरेशन में जाता है, ठीक है। इस चीज का हमें आंसर देना है, कब ऑब्जेक्ट आपका एक्सेलरेशन में जाएगा। बताओ, 4 ऑप्शन है ना आपके पास, उसमें से ऑप्शन बताओ। व्हेन डज ऑब्जेक्ट गो अंडर एक्सेलरेशन? इट्स स्पीड इंक्रीजिंग ऑलवेज, तब एक्सेलरेशन होगा। या वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीज करेगी तब एक्सेलरेशन होगा। इट ऑलवेज फॉल टुवर्ड द, अगर वो फॉल करेगा अर्थ की तरफ तब एक्सेलरेशन होगा। या फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन इट। सी। ना, डी। बी। सर डी। सर एक भाई वेलोसिटी डी वाला कह रहा है कि ऑलवेज जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तभी एक्सेलरेशन होगा। नहीं भाई, वेलोसिटी इंक्रीज सर करे डी। तभी acceleration। हाँ, इसका ऑप्शन डी है, ठीक। वेलोसिटी इंक्रीज करे तब भी एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी डिक्रीज करे तब भी एक्सेलरेशन है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट फॉल करे अर्थ की तरफ तब भी एक्सेलरेशन है, ठीक। ऑलवेज वर्ड लिख के गलत कर दिया, ठीक है, ऑलवेज ना होता तो सही। बैलेंस फोर्स में मूव द बॉडी, नो। एक्सेलरेट द बॉडी, नो। रिटार्ड, रिटार्ड का मतलब समझते हो ना, रिटार्डेशन। सी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हो जाता है रिटार्डेशन? रिटार्डेशन बता दीजिए नहीं सर। सर माइनस माइनस में चल जाते हैं देखो, एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी यस वेलोसिटी सर। को डिक्रीज करने वाला एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ओके ये सर। रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन भी एक्सेलरेशन ही है। तो देखो, बैलेंस फोर्स की वजह से कभी भी एक्सेलरेशन नहीं आता, तो इसका आंसर क्या होगा? डिफॉर्मेशन। बैलेंस फोर्स सिर्फ डिफॉर्म करता है, जैसे ये देखो ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे पुल करते हैं तो क्या हुआ? डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। नहीं आया समझ में? आ गया सर। अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, तो एक बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है, तो अनबैलेंस फोर्स एक्ट होने से क्या होगा? अगर ऑप्शन अनबैलेंस सी। फोर्स, बॉडी हाँ, मूव करेगा। अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगा तो बॉडी मस्ट है एक्सिलरेट करेगी, मूव नहीं, मस्ट है एक्सिलरेट करेगी, ठीक है। आया समझ में? अच्छा, थोड़ा साफ दिखा दीजिए। हाँ थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ, वेट व्यू। चलो अब हो जाएगा सही, अब सही, अब सही है। यस सर। हाँ, यही चीज पहले देखनी चाहिए थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। चलो ठीक है। A number of force acting on a body does not causes any change of state, rest or uniform motion. The forces are, मैंने एक बार बताया था ना कि बैलेंस फोर्स सेट ऑफ फोर्सेस होते हैं, ढेर सारे फोर्सेस होते हैं, वो मिलके बैलेंस फोर्स बनाते हैं। तो कह रहा है कि डज नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट, आइदर रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो ऐसा कब होता है? जब फोर्सेस आपके कैसे होते हैं? ऑप्शन सी। बैलेंस। एग्जाम्पल ऑफ फोर्स इस, कौन सा फोर्स है आपका इसमें से? वेट भी फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स भी है, फ्रिक्शन भी, ये हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे ऑल ऑफ देम, ठीक है। ये बल्कि सारे ही फोर्स। इफ नो फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इट विल, अगर कोई फोर्स ही नहीं एक्ट हो रहा है किसी बॉडी पे तब डिफॉर्म। सर ऑप्शन सी। डिफॉर्म नहीं भाई, जब कोई फोर्स ही नहीं एक्ट हो रहा है तो डिफॉर्म कैसे होगा? मूव विथ इंक्रीजिंग स्पीड, नहीं, इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का मतलब फोर्स। आइदर रिमेन एट रेस्ट और मूव विथ सेम स्पीड, या तो रुका है तो रुका हुआ ही रहेगा या फिर सेम स्पीड से मूव करेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है। चलो, नहीं आया समझ में? ये फर्स्ट लॉज है, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन यही तो कहता है अगर फोर्स तुम्हारा जीरो है तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रिमेन एट रेस्ट रहेगा, यानी रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही रहेगा। और अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसी तरह से मूव करता है।
इफ ए बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटेड, अगर बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है तो इसका क्या मतलब? The resultant force is zero. रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। अगर बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया? यस सर। चलो, फॉर द मूविंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट आर स्टॉपिंग ए मूविंग बॉडी, कह रहा एक मूविंग बॉडी को, फॉर मूविंग अ बॉडी, एक बॉडी को मूव कराने के लिए कहां से? रेस्ट में, और स्टॉप करने के लिए मूविंग बॉडी को क्या हमें चाहिए होता है? मास। फोर्स। फोर्स। यही तो हमने पढ़ा था, दो चीजें फोर्स के बारे में, रेस्ट को मूव करा दे या मूव करती हुई बॉडी को रोक दे, उसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट। थर्ड था, थर्ड डायरेक्शन चेंज कर दे। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? देखो फ्रिक्शन के बारे में हम आसान आराम से पढ़ेंगे, घबराओ मत, इस क्वेश्चन को भी यहीं छोड़ देते हैं। जैसे इसका All of आंसर ऑल ऑफ दीज है, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है, लेकिन हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में कल की क्लास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर? तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसको भी हम आराम से पढ़ेंगे ग्रेविटी वाले चैप्टर, ठीक है, ग्रेविटेशनल चैप्टर में हम इसको आसानी आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑब्जेक्ट फ्लो इन द वाटर रिवर। गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, कांटेक्ट फोर्स समझते हो क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिनको अप्लाई करने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी। तो जैसे आपका नॉर्मल फोर्स, जैसे आपका कांटेक्ट फोर्स कह लो, या मैं बताता हूँ कांटेक्ट फोर्स के लिए एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आपका कांटेक्ट है। और नॉन कांटेक्ट फोर्स जो विदाउट कांटेक्ट अप्लाई हो जाते हैं, जैसे मैग्नेटिक फोर्स विदाउट कांटेक्ट अप्लाई हो जाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाउ मच फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। सर कॉन्टैक्ट फोर्स का एक और एग्जांपल क्या होगा? कांटेक्ट फोर्स का एक और एग्जांपल, अच्छा दो एग्जांपल चाहिए थे क्या? एक और एग्जांपल आप नॉर्मल फोर्स ले लीजिए, आप वो फोर्स ले लीजिए पुश या पुल के फॉर्म में अप्लाई किया जाता है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स भी बाय होता है। आवर हैंड। हाँ, फोर्स बाय आवर हैंड, या तो आप यूं कह दीजिए नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स का नाम सुना है आपने? इलेक्ट्रोस्टैट, अच्छा बताता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ में आया, जो बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल होता है, जैसे सोडियम प्लस आयन, क्लोरीन माइनस आयन, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा ना, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का एक एग्जांपल और आप नॉर्मल फोर्स ले लीजिए, नॉर्मल फोर्स बताता हूँ। नॉर्मल फोर्स का मतलब, नॉर्मल फोर्स का मतलब जैसे ये। अच्छा एक बात बताओ, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमारे ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई होता रहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन। और किस तरफ अप्लाई होता है? एटमॉस्फेरिक फोर्स। डाउन द Towards the center of the earth. हाँ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द, डाउनवर्ड अप्लाई होता है, ठीक है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। अच्छा, यहाँ आपकी अर्थ सरफेस है, यहाँ आपकी अर्थ सरफेस है, ठीक है। अच्छा, जब आप एयर में होते हो तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आने लगते हो सीधा, डन। यस सर, क्या होता है जब आप अर्थ सरफेस पे होते तो वही रह जाते हैं। हो? और ग्रेविटी अप्लाई हो रही है नहीं? हो रही यस सर। हो रही है, ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, एयर में है तब तो नीचे आ रहे हैं, अर्थ सरफेस पे नीचे नहीं जा रहे, क्यों? उसका रीजन ये है कि ये ग्रेविटी किसी ना किसी फोर्स से बैलेंस हो रही है, और वही फोर्स हमारा नॉर्मल फोर्स होता है, जो अर्थ सरफेस हम पर अप्लाई करती है जब हम इस पर फॉल होते हैं। अर्थ सरफेस एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करती है, वो नॉर्मल फोर्स एफ को बैलेंस करता है, वो नॉर्मल फोर्स एफ को बैलेंस कर लेता है और टोटल नेट फोर्स 0 हो जाता है। इसलिए हम अर्थ सरफेस पर खड़े हुए होते हैं, अर्थ सरफेस के नीचे नहीं जाते। आया समझ में? तो और नॉर्मल फोर्स अप्लाई होने के लिए कांटेक्ट जरूरी है। इसी वजह से जब आप एयर में हो, जब आप एयर में हो, एयर में होने पर सिर्फ और सिर्फ एफ लग रहा है, लेकिन जब आप यहाँ अर्थ सरफेस पे आ गए तो एफ के साथ साथ नॉर्मल लग रहा है, कांटेक्ट हुआ तब। आया समझ में? एक और एग्जांपल ये, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सर्फेस? फ्रिक्शनलेस सर्फेस जीरो। जीरो, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कांस्टेंट स्पीड में आपको मूव कराना है, यानी स्पीड को आप चेंज नहीं करना है। स्पीड को चेंज नहीं करना है तो एक्सेलरेशन जीरो हुआ ना, एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो फोर्स की रिक्वायरमेंट जीरो। आया समझ में? यहाँ पे आ जाएगा हमारा फोर्स की वैल्यू जीरो।
अच्छा, डज द फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस एक्सेलरेशन? मैंने आपको बताया था नो, बैलेंस फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। अगर बैलेंस फोर्सेस होंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। नहीं आया समझ में? आ गया। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच दे रेजिस्ट द चेंज इन देयर वेलोसिटी। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी? इनर्शिया। इनर्शिया रेजिस्ट करती है वेलोसिटी के चेंज, यानी अपने आप के चेंज। With which law of motion name the Galileo's is associated? तो ये फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन था। ये कौन सा था? फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। बेसिकली गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैं बताता हूँ गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट। तो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट ही बाद में कंक्लूजन बना था न्यूटन के फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन का। देखो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, एक अर्थ सरफेस ली, अर्थ सरफेस से यहाँ एक बॉल ली, एक बॉल को फॉल कराया और इस तरह से कुछ लेवल बना दिए। एक ये लेवल है, एक सेकेंड लेवल है, एक आपका थर्ड लेवल है, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि जब हम बॉल को फॉल कराते हैं तो बॉल फॉल होने के बाद यहाँ से वापस उसी हाइट तक जाती है जिस हाइट से फॉल कराई गया, यहाँ तक पहुंच रही, रिटर्न हो तो रिबाउंड होती है। इसी तरह से जब आपने इस स्लोप को थोड़ा सा नीचे किया, स्लोप को किसी लेस एंगल पर लाए, तो भी आपकी बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है, सेम हाइट तक जा रही है। स्लोप को और नीचे लाए तो सेम हाइट तक जा रही है। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये डिस्टेंस जो है D1 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो डिस्टेंस है D2, और ये जो डिस्टेंस है D3, इसमें D3 की वैल्यू ग्रेटर है D2 से और ग्रेटर है D1 से? बताओ यस बोलो। सर है। यस सर। गैलीलियो ने ये कहा कि देखो जैसे जैसे हम स्लोप नीचे करते चले जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है ना, क्या होगा अगर स्लोप को बिल्कुल ही जीरो पे कर दें? तो ये हाइट अटेंड करने के चक्कर में मूव करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, जब तक कि उसे सेम हाइट मिल नहीं जाती। और अगर हम इसे अर्थ सरफेस के पैरेलल कर देंगे तो सेम हाइट मिलेगी नहीं, यानी ऑब्जेक्ट हमेशा मूव करता ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट अगर किसी वेलोसिटी से, एक ऑब्जेक्ट में अगर कोई वेलोसिटी प्रोड्यूस कर दिया जाए तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कोई उसे बाहर से रोक ना दे। तो यही तो फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन है। लेकिन ये कंक्लूजन निकला कहाँ से था? ये कंक्लूजन निकला था गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट, गैलीलियो। ठीक है। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट कैसे रिलेट करता है? फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन से, फर्स्ट लॉ से, ठीक। और इसका आंसर क्या होगा? इनर्शिया। इसका आंसर क्या होगा? इनर्शिया। क्लियर? ये आया समझ में? आप देखो सेकंड पे आओ। मास मेजर द अमाउंट ऑफ व्हाट इन द बॉडी? क्या मेजर करता है मास? इनर्शिया। इनर्शिया। मास एक तरह से इनर्शिया को मेजर करता है, ठीक है। मास मोशन को नहीं मेजर करता, एक्सेलरेशन वेलोसिटी नहीं, इनर्शिया मेजर करता है, ठीक है। मोमेंटम मेजर अमाउंट ऑफ बॉडी इन द बॉडी इज? मोमेंटम मेजर्स द अमाउंट ऑफ व्हाट इन द बॉडी? किसी बॉडी में मोमेंटम क्या मेजर करता है? वेलोसिटी मेजर करता है। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन? नालायक हो तुम लोग, एक भी इनर्शिया सर। ना, तीनों गलत हो गए। मोशन। चौथा बचा मोशन। मोशन ही आंसर आएगा। मूविंग एबिलिटी भूल गए? मैंने बताया था मोमेंटम मूविंग एबिलिटी, इसका मोशन ज्यादा है, इसकी मूविंग एबिलिटी ज्यादा है। नहीं आया समझ? सर आ गया। वही तो। When net force act on a object, जब नेट फोर्स एक्ट किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट विल बी एक्सेलरेटेड, तब ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आता है इन द डायरेक्शन सेम एज द फोर्स। ये हमने बताया था कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन सेम होती है जैसे कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो। विद एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू, एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है? विथ एन एक्सेलरेशन फोर्स। देखो कह रहा है जब नेट फोर्स एक्ट किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, और एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है? एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होता है किसके? बताओ। फोर्स की। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा। देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आएगा? फोर्स अपॉन मास ना, यही तो आएगा। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्लियर? चलो अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4। एक ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? तो हमने बताया था कि देखो फोर्स जो होता है ना, फोर्स ही आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। फोर्स ही आपका क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर हमारा फोर्स होता है तो अगर आप चाहो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के बजाय तुम डायरेक्टली फोर्स निकाल लो। जो फोर्स होगा वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। फोर्स आएगा कैसे? मास दिया एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हमारा है क्या? मास हमारा 20 है, एक्सेलरेशन हमारा कितना है? 2, तो आंसर कितना आएगा? 40।
50. डेफिनेशन ऑफ फोर्स कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम, तो फोर्स की डेफिनेशन कैसे मिली थी? बताओ, फर्स्ट क्लास से, सेकंड क्लास से, थर्ड क्लास से? सेकंड लॉ से। सेकंड लॉ लॉ से। से। ये देखो ना, हमने सेकंड लॉ से डिसाइड किया था। कहाँ गया तो हमारा बोल, ये देखो हमने सेकंड लॉ से फोर्स के बारे में डिसाइड किया। ये देखो, फोर्स इज इक्वल टू एम, सेकंड लॉ से ही तो आया, सेकंड लॉ से। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ठीक है, अब इसमें ढेर सारे क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आई ये। कौन सा? सही यही बात। डेफिनेशन ऑफ फोर्स कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम, मतलब कहाँ से निकाली गई डेफिनेशन, फोर्स की डेफिनेशन, यानी फोर्स की वैल्यू जो होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, ये कहाँ से निकाला गया? न्यूटन फर्स्ट लॉ से, न्यूटन सेकंड, न्यूटन जाहिर सी बात है, न्यूटन सेकंड लॉ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, 6 अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा एक बॉडी है जिसका मास m है, स्ट्राइक अगेंस्ट ए वॉल विद वेलोसिटी v, यानी इसका मतलब ये कि एक बॉडी है जिसका मास m है और ये v वेलोसिटी से जा रही थी, एक वॉल पड़ी और वॉल से ये कोलाइड की, वॉल से क्या की है? कोलाइड की। रीबाउंड, उसके बाद ये रीबाउंड हो गई, रिबाउंड हो गई, सेम स्पीड, स्पीड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में, करेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज, देखो चेंज ऑफ मोमेंटम 2mv। निकालने के लिए आप क्या करोगे? फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम घटा दोगे, यही करोगे। ठीक है, तो फाइनल सर। मोमेंटम कितना है? देखो फाइनली मोमेंटम इस तरफ है, तो m और v, mv का मोमेंटम आएगा। और इनिशियल में कितना था? इनिशियल में मोमेंटम ये था इस तरफ, m इंटू वी, तो दोनों m इंटू वी, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। 0 ना? 0 नहीं आएगा नालायक, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ के बच्चों को 2mv नालायक बोलते आएगा। बोलते आदत आ गई है एकदम नालायक बोलने की। चलो 2me आएगा, बताता हूँ। बिकॉज बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, मोमेंटम क्या है हमारी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर तुमने इसको पॉजिटिव लिया तो इसे नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर तुमने इसे पॉजिटिव लिया तो इसे नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब वो आपस में डिसाइड कर लो किसे पॉजिटिव करना है, किसे नेगेटिव करना है। तो हम कहेंगे पी एफ माइनस पी आई, यही है। पी एफ हमारा पॉजिटिव है, एम बी इसकी वैल्यू है, माइनस पी आई हमारा नेगेटिव है, माइनस टाइम्स ऑफ एम बी इसकी वैल्यू होगी। ये प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एम बी। नहीं आया समझ में? सर माइनस प्लस क्यों लेना है? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए। माइनस प्लस इसलिए लेना, देखो ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, इस तरफ से आपने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, इस तरफ से भी फोर्स लगाया 5 न्यूटन, तो टोटल फोर्स कितना हुआ? एफ टोटल बताइए। 0। वाई 0, क्योंकि एक को आपने 5 किया है, एक को आपने -5 किया है, समझ में आ रहा है? तो दोनों को ऐड किया है तो आंसर आया 0। इसी तरह से यहाँ भी एक इस तरफ है, तो एक को आपने प्लस एमवी लिया, एक को आपने माइनस एमवी लिया। अब हमें चेंज पूछा था, तो चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करते। फोर्स measure the rate of change of what? Rate of change of what? मोमेंट। मोमेंटम। चलो बस आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम लोग बाद में कर लेंगे। मैं क्वेश्चंस आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और ये वाली पीडीएफ भी एक्सपोर्ट करके आपको दे दूंगा। ठीक है, ओके सर। बाकी नोट भी लगा लीजिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन, और उसके साथ साथ ही ये चैप्टर करेंगे खत्म। ठीक है, एनसीईआरटी भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, यस सर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये पूछना था कि एग्जाम कब है? किस चीज का एग्जाम? सर एएमयू एंट्रेंस। 21 मई है। 21? सर श्योर? हाँ हाँ श्योर, 21 मई है। यही तो आया था जब शेड्यूल आया था। क्यों, बाकी लोग कंफर्म करो। यस सर, यही है। यस सर। ओके, सर मैंने किसी वेबसाइट पे देखा था, वहाँ पे 14 मई था। नहीं 21। 14 मई को ओके सर। रखेंगे। क्या? 14 मई को एलएलबी वगैरह का है, 21 का है।
ओ अच्छा, मे बी सी हुई थी शायद। जामिया का एग्जाम कब है? 13 13। 13 मई को। अच्छा, जामिया का? ओके। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। तुम लोग दे रही हो क्या दानिया का? हाँ मैंने फॉर्म भरा है। सर मैथ की डाउट क्लास लगवा दीजिए। मैथ्स की डाउट क्लास। यस सर। सर बहुत डाउट है मैथ में। 1 सेकंड।